Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. जब हम कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र की डाइवर्सिटी उस क्षेत्र के उस रीजन के हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है तो असल में इसके क्या मायने हैं. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. हम इन फैक्टर्स को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो डाइवर्सिटी है वो जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है. तो चलिए हम केरला और लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं. केरल जो है साउथ में है, इंडिया के बिल्कुल साउथ में है, और लद्दाख बिल्कुल नॉर्थ में है. हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो फूड हैबिट्स हैं लोगों की, क्लोथिंग है या फिर जो उनका वर्क है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है ड्यू टू द ज्योग्राफी एंड द हिस्ट्री. Ladakh is a desert in the mountains in the east of Jammu and Kashmir. जम्मू और कश्मीर के ईस्ट में पड़ने वाला ये क्षेत्र लद्दाख कहलाता है. लद्दाख क्या है? एक डेजर्ट है, एक कोल्ड डेजर्ट है. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. लद्दाख में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है और ये जो इलाका है ज़्यादातर बर्फ से ढका रहता है. देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन. बहुत कम पेड़ इस एरिया में उग सकते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स. और क्योंकि यहाँ कोई पानी का स्रोत नहीं है, कोई रिवर, कोई सी, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए मेल्टिंग ऑफ द स्नो पर डिपेंड होते हैं कि जब बर्फ पिघलती है तभी उनको ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे अवेलेबल होता है, बिकॉज इस एरिया में बारिश भी नहीं होती है. पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स. क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, तो लोग जो हैं अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पर एनिमल्स पालते हैं, पशु पालन करते हैं. जो टू मेन एनिमल्स यहाँ पर पाले जाते हैं वो हैं शीप एंड गोट. द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल. इस रीजन में पाए जाने वाली गोट स्पेशल हैं. क्यों? क्योंकि ये पश्मीना वूल प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पश्मीना ऊन प्रोड्यूस करते हैं. ये काफ़ी महंगी ऊन होती है और पश्मीना शॉल बनाने के लिए ये यूज़ की जाती है. पश्मीना शॉल्स जो होती हैं मार्केट में काफ़ी महंगी बिकती हैं. द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर. जो लद्दाख के लोग हैं ये वूल काफ़ी केयरफुली कलेक्ट करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं. पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर. ये जो पश्मीना शॉल्स हैं ये मेनली चीफली कहाँ बुनी जाती हैं? कश्मीर में. तो पश्मीना शॉल्स कश्मीर की फेमस हैं और पश्मीना शॉल बनाने के लिए जो पश्मीना वूल चाहिए होती है, ज़रूरी होती है, वो लद्दाख से आती है. द पीपल ईट मीट एंड milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows and dizos. क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता तो लद्दाख में लोग ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मीट खाकर अपना गुजारा करते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जैसे कि चीज़ और बटर. यहाँ पर हर फैमिली आपको मिलेगी कि कुछ ना कुछ वो एनिमल्स ज़रूर पालते हैं जैसे कि गोट, काउज एंड डीजोज. डीजोज क्या है? डीजोज हाइब्रिड वेराइटी है ऑफ एनिमल्स. याक और काउज से ये बनी है. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. अब लद्दाख क्या है? एक डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है. इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कभी ट्रेडर्स नहीं आए. इट वॉज considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called तिब्बत. इसे एक अच्छा ट्रेड रूट समझा जाता था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या थी? घाटियाँ थी और उन घाटियों से होते हुए कारवां तिब्बत
पहुंचा करते थे। कारवां, ये जो वर्ड लिखा है CARAVANS, कारवां, इसका मतलब होता है जब लोग, बहुत सारे लोग झुंड बनाकर, एक ग्रुप बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अपने साथ वो काफ़ी सारे एनिमल्स लेकर जाते हैं और उन एनिमल्स के ऊपर बहुत सारा ट्रेडिंग के लिए सामान वो लेकर जाते हैं। तो जब लोग बहुत सारा एक झुंड बनाकर अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह आए या जाए खरीदने बेचने के सिलसिले में, तो उसे हम कारवां कहते हैं। दीज कारवांस कैरीड, अभी देखते हैं कि ये कारवां क्या कैरी करते थे। टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। ये जो कारवांस थे ये टेक्सटाइल्स यानी कपड़े, स्पाइसेस यानी मसाले, सिल्क यानी रेशम और कारपेट्स अपने साथ कैरी किया करते थे। बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। अब हमें पता है तिब्बत में आजकल जो ज़्यादातर एक रिलीजन फॉलो किया जाता है दैट इज़ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म हमेशा से तिब्बत में ओरिजिनली वहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता था। बुद्धिज्म बहुत बाद में तिब्बत पहुंचा, लद्दाख के रास्ते। क्योंकि लद्दाख और तिब्बत काफ़ी आसपास है, इसलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 years ago and there is a significant Muslim population here. यहाँ पर इस्लाम 400 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था और एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हमें यहाँ देखने को मिलती है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख में एक काफ़ी रिच ओरल ट्रेडिशन है, यानी कि एक काफ़ी मौखिक परंपरा है सॉन्ग्स और पोएम्स की। लोकल वर्जन्स ऑफ तिब्बतन national epic, the Kesar saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhist. तो जो लोकल वर्जन्स होते हैं तिब्बतन नेशनल एपिक के, जो कि केसर सागा नाम की इनकी प्रस्तुति है, वो बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों मिलकर गाते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो ये हमने पढ़ा लद्दाख के बारे में। आइए रीड करते हैं अब केरल के बारे में। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर का ये एक स्टेट है केरल। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। अब केरल के एक तरफ में आप देखेंगे तो आपको सी नजर आएगा, अरेबियन सी, और दूसरी तरफ क्या है, छोटी छोटी हिल्स हैं यानी पहाड़ियां हैं। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। काफी सारे स्पाइसेस यानी कि मसाले जैसे कि पेपर, क्लोव, कार्डमम, ये सब हिल्स में उगाए जाते हैं। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। अब केरल काफी, क्योंकि एक तो साउथ में है, दूसरा एक तरफ से सी से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ हिल्स हैं, तो कोई क्यों ही केरल में आना पसंद करेगा। लेकिन फिर भी काफी ज्यादा ट्रेडर्स ने यहाँ पर विजिट की और इस एरिया में वो आए बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस, क्योंकि इस एरिया में अच्छे अच्छे मसाले पाए जाते हैं। क्यों, वैसे तो यहाँ पे काफी ट्रेडर्स आए, लेकिन ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। सर्वप्रथम, सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रेडर्स आए वो कौन थे, ज्यूइश और अरब ट्रेडर्स थे। द अपोलो ऑफ क्राइस्ट, सेंट थॉमस, इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago। ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस यहाँ पर 2000 साल पहले आए थे एंड इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और उन्हें क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है भारत में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। Many Arab traders also come and settle down here। काफी अरब ट्रेडर्स आए और आकर यहाँ पर सेटल हो गए, उन्होंने यहाँ रहना शुरू कर दिया। Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community। इब्न बतूता यहाँ पर 700 साल पहले आए थे और उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा था, एक यात्रा वृतांत लिखा था, जिसमें उन्होंने इस एरिया में रहने वाले मुस्लिम्स की लाइफ को डिस्क्राइब करते हुए लिखा था कि इस एरिया की वो एक हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को द गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। तो वास्को द गामा ने, आपको पता होगा, भारत की खोज की थी। वो यूरोप से भारत तक आए थे पानी के रास्ते, सी रूट के थ्रू आए थे, अपने शिप पर आए थे।
वास्को द गामा ने भारत की खोज की थी. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म. तो इन सब वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण जो केरल के लोग हैं वो अलग अलग धर्मों को आज की डेट में फॉलो करते हैं. ये सभी धर्मों के नाम हैं जैसे कि जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म. The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called चीनावाला. केरल में हमें पता है अरेबियन सी है केरल के साइड में, तो यहाँ पर फिशिंग एक मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का. मछुआरी कम्युनिटी यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है. और यहाँ के जो मछली पकड़ने के जाल हैं, जो फिशिंग नेट हैं, वो बहुत सिमिलर हैं किससे? चाइनीज फिशिंग नेट से. और इन फिशिंग नेट्स को क्या बोला जाता है? चीना वाला. यहाँ तक कि द यूटेंसिल्स used for frying is called चीना चट्टी and it is believed that the word चीन could have come from China. जो बर्तन कुछ तलने वगैरह के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हम अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हम लोग कढ़ाई यूज करते हैं पकौड़े तलने के लिए, पूड़ियाँ तलने के लिए. तो इस तरह का बर्तन जो फ्राइंग के लिए यूज किया जाता है साउथ इंडिया में, उसे चीना चट्टी कहते हैं. एंड इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना. और ये माना जाता है कि जो ये वर्ड चीन है ये चाइना से इसका रिलेवेंस है. द फर्टाइल लैंड and climate are suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. यहाँ का जो फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ भूमि, और क्लाइमेट, ये किसके लिए सूटेबल है? चावल उगाने के लिए सूटेबल है. और यहाँ के मेजॉरिटी लोग क्या खाते हैं? राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, केरल और लद्दाख दोनों अपने भौगोलिक फीचर्स यानी जोग्राफिकल फीचर्स के मायने में काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट हैं. द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. लेकिन इसके बावजूद दोनों रीजन्स की जो हिस्ट्री है वो सिमिलर देखने को मिलती है. बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स. दोनों ही रीजन्स जो हैं चाइनीज और अरब ट्रेडर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस किए गए थे. इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स. अब क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों की ज्योग्राफी काफ़ी अलग है, लेकिन फिर भी हमें सेम कल्चरल इम्पैक्ट देखने को मिलता है क्योंकि सेम तरीके के ट्रेडर्स दोनों ही क्षेत्रों में आए थे. केरल में जो ट्रेडर्स हैं वो क्यों अट्रैक्ट हुए थे? क्योंकि केरल में बहुत अच्छी क्वालिटी के स्पाइसेस पाए जाते हैं, मसाले पाए जाते हैं. वहीं लद्दाख की जो पश्मीना वूल है उसके कारण वहाँ ट्रेडर्स अट्रैक्ट हुए थे. Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region. इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है दोनों काफी हद तक किसी भी क्षेत्र की कल्चरल लाइफ को क्या करते हैं? इम्पैक्ट करते हैं. द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट. अब ऐसा नहीं है कि जो ये हमें डाइवर्स कल्चर्स देखने को मिल रहे हैं ये सिर्फ पहले हुआ करते थे. आज की डेट में भी our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in. आज की डेट में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं अपने काम के सिलसिले में. और जैसे जैसे लोग जो है अपना प्लेस चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, उनके कल्चरल ट्रेडिशंस भी धीरे धीरे बदलने लग जाते हैं. सिमिलरली इन आर ओन नेबरहुड्स, आप अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं. वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज. हम अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों के आसपास रहते हैं. अवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. हमारी जो डेली लाइव्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट होती है? एक दूसरे की जो
लिविंग हैबिट्स हैं उनसे हम सीखते हैं, एक दूसरे के कस्टम्स से, एक दूसरे के ट्रेडिशन से हम सीखते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। India's diversity has always been recognized as a source of its strength. इंडिया की डाइवर्सिटी को हमेशा से उसकी स्ट्रेंथ माना गया है। When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. अब हम ये कहते हैं कि हम 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। हम किससे इंडिपेंडेंट हुए थे, हम किससे हमें आज़ादी मिली थी? हमें अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को हम लोग अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए थे। उससे पहले अंग्रेज़ हमारे देश पर 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने राज किया था, शासन किया था। तो जब ये अंग्रेज यानी ब्रिटिश इंडिया को रूल करते थे, हम पर राज करते थे, तब विमेन एंड मेन अलग अलग संप्रदायों से, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से, महिलाएं और पुरुष सब साथ आए, विमेन एंड मेन सब साथ आए और आकर उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज किया था, उनका मुकाबला किया था। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स हजारों की संख्या में लोग थे अलग अलग बैकग्राउंड से। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। आपस में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद लोग साथ आए, क्योंकि डिफरेंसेस कैसे, उनका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट था, उनके रिलीजन्स डिफरेंट थे, उनकी मान्यताएं डिफरेंट थी, लेकिन उसके बावजूद वो सब साथ में आए और साथ में जेल गए और ब्रिटिशर्स का मुकाबला किया। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दैट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि वो भारतीय लोगों को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अलग थे। पंजाबी लोग पंजाबी भाषा बोलते थे, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते थे, गुजरात के लोग गुजराती बोलते थे। इन सब के फेस्टिवल्स अलग थे, इन सब की भाषाएं अलग थी, इन सब के फूड हैबिट्स, रीति रिवाज सब तो अलग थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनको हम आसानी से एक दूसरे के खिलाफ लड़वा के और बहुत लंबे टाइम तक भारत में अपना शासन कायम रख सकते हैं। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने ये दिखा दिया कि वो एक दूसरे से अलग जरूर हैं, लेकिन वो फिर भी एक हैं। हमारे देश में अनेकता में एकता है, और ये सभी लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर यूनाइट हुए थे। नीचे हमें कुछ लाइंस दी गई हैं किसी एक सॉन्ग की, उसे रीड करेंगे। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द मिस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। द हंटर हैज torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light, do light a lamp on this lonely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने ये लाइंस लिखी हैं। दिस सॉन्ग वॉज sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. तो आपको जलियांवाला बाग मैसकर पता होगा। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1913 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, वहां पर हमारे इंडियन लोग, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। क्यों इकट्ठे हुए थे? वो अपना एक पीसफुल कोई मीटिंग कर रहे थे कि भारत को कैसे आज़ादी दिलवाई जाए। उनके एक पीसफुल वहां पर मीटिंग थी बैसाखी वाले दिन, और अंग्रेजों ने क्या किया, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। तो जब ये हुआ कि भाई आप लोग मिले हैं, कुछ लोग मिले हैं और वो शांति से जो है आपस में मिलजुल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और उसके बाद भी अंग्रेजों ने क्या किया, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। तो ये सॉन्ग वहां पर
गाया गया था। और इस अटैक में जो अंग्रेजों ने ये ओपन फायर करवाया था, इसमें जो हमारे लोग थे, इंडियंस थे, वो अनआर्म्ड थे, यानी निहत्थे थे, उनके पास कोई भी हथियार नहीं था। पीसफुली वो अपनी बातचीत करने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे। काफी लोग मारे गए, और उनसे भी ज्यादा, जितने लोग मारे गए उनसे भी ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए थे। मेन एंड वुमेन सभी थे, पुरुष थे और महिलाएं थी, हिंदूज, सिख एंड मुस्लिम्स, सभी कम्युनिटी से वो आए थे, चाहे हिंदू हो, सिख हो या मुसलमान हो। रिच एंड पुअर सभी एक साथ गैदर हुए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, शांतिपूर्ण अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पे वो इकट्ठे हुए थे। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड सung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। ये जो गाना है, ये उन लोगों की मेमोरी में गाया गया था। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। हमारे देश में शुरुआत से ही डाइवर्सिटी की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, विभिन्नताओं को काफ़ी ज़्यादा आदर दिया जाता है, और वो देने का एक तरीका सॉन्ग्स हैं, सिम्बल्स हैं, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लोगों ने लिखे थे। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आपको भारतीय झंडे की कहानी पता है? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। और ये भारतीय जो हमारा फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है, इसे सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट की तरह यूज किया जाता है, यूज किया गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from outside, but rather it is something deeper and within its fold. तो अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत की जो यूनिटी है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से सिखाई पढ़ाई गई है और जबरदस्ती लोगों को बोला गया है कि आप यूनाइट हो, इम्पोज किया गया हो बाहर से, ऐसा नहीं है। ये लोगों के अंदर से आती है, क्योंकि हमारे भारत में जो हमारा ये सेक्रेड लैंड है इंडिया का, यहाँ पर ही ये संस्कार हैं लोगों में मिलजुल के रहने के और यूनाइट होकर रहने के। इट वॉज समथिंग डीपर, ये लोगों के अंदर से आती है। एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम्स वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन एनकरेज्ड। तो यहाँ पर सभी लोग जो हैं एक दूसरे का क्या करते हैं, इतनी ज्यादा वैरायटी और डाइवर्सिटी होने के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। इट वॉज नेहरू, ये नेहरू जी ही थे जिन्होंने coined द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का हमें मूल मंत्र दिया टू डिस्क्राइब द कंट्री, और बोला कि अगर आपको भारत को किसी एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? भारत क्या है? अनेकता में एकता है। यहाँ पे बहुत वैरायटी है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गान है, जो नेशनल एंथम है, जनगण मन, किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और उनकी ये रचना भी हमें भारत की यूनिटी के बारे में संदेश देती है। इन वॉट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी? अब नेशनल एंथम कैसे ये यूनिटी डिस्क्राइब करता है? अगर आपको हमारा नेशनल एंथम पता हो तो उसमें एक लाइन आती है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। इसका मतलब कि उस नेशनल एंथम की एक ही लाइन में हमें बता दिया कि सभी, इतनी सारी वैरायटी है हमारे देश में, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, इतने अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते हैं, लेकिन सब लोग क्या रहते हैं? आपस में मिलजुल कर प्यार से और भाईचारे से रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फाइनली ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना कोई भी डाउट। आई होप आपने इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंजॉय की होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़, और आने वाले चैप्टर्स की वीडियोस आप मिस ना करें, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग, एंजॉय लर्निंग, टेक केयर।